बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर लेसन 1। आज का टॉपिक है शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम बता रहे हैं कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वैसे उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यष्टि एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित दृष्टि से शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतनापूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। अधिकतर विद्वान संकुचित अर्थ में शिक्षा की इस परिभाषा से सहमत हैं, परंतु इससे न तो शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान होता है और न उसके परिणाम का। हमारी दृष्टि से संकुचित अर्थ में शिक्षा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए। संकुचित अर्थ में कि शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों विद्यालयों में सुनियोजित ढंग से चलने वाली वैसे उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास हो, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यष्टि एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। व्यापक और संकुचित शिक्षा में अंतर। तो व्यापक शिक्षा हम एक चार्ट बना लेंगे, इधर व्यापक शिक्षा, इधर संकुचित शिक्षा। तो व्यापक शिक्षा में कुछ नंबर हैं, 7 नंबर हैं। नंबर 1 है व्यापक अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है। इसमें वह शिक्षा भी सम्मिलित होती है जिसे संकुचित शिक्षा अथवा विद्यालय शिक्षा कहते हैं। नंबर 2, इसमें अनियोजित एवं नियोजित दोनों प्रकार की शिक्षा होती है। नंबर 3, इस शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक होते हैं, उन्हें सीमा में नहीं बांधा जा सकता और होते विकासोन्मुख ही हैं। नंबर 4, इस शिक्षा का पाठ्यचर्या अति व्यापक होती है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता। नंबर 5, इस शिक्षा की शिक्षण विधियाँ विविध होती हैं, उन सब का वर्णन नहीं किया जा सकता। नंबर 6, यह शिक्षा किसी भी स्थान पर और किसी भी समय चलती रहती है। नंबर 7, यह शिक्षा किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच चलती है। लेकिन अब बनाएंगे संकुचित शिक्षा का। तो नंबर 1, संकुचित शिक्षा में संकुचित अर्थ में शिक्षा मनुष्य के जीवन में एक निश्चित काल में ही चलती है। इसके क्षेत्र में केवल विद्यालय शिक्षा ही आती है। नंबर 2, इसमें केवल नियोजित शिक्षा आती है। नंबर 3, इस शिक्षा के उद्देश्य सुनिश्चित और विकासोन्मुख होते हैं, उनकी अपनी सीमा भी निश्चित होती है। नंबर 4, इस शिक्षा की पाठ्यचर्या सुनिश्चित होती है, उसकी अपनी सीमा होती है। नंबर 5, इस शिक्षा हेतु कुछ शिक्षण विधियों का विधान किया जाता है, उनका वर्णन भी किया जा सकता है। नंबर 6, यह शिक्षा केवल विद्यालयों में ही चलती है और इस शिक्षा के लिए समय भी पूर्व निश्चित होता है। नंबर 7, यह शिक्षा निश्चित शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच चलती है। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति के संबंध में मूल रूप से दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने विचार किया है कि इन सब के दृष्टिकोणों से शिक्षा की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित तथा तथ्य उजागर होते हैं। नंबर 1, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके प्रमुख रूप से 3 अंग होते हैं: सिखाने वाला, सीखने वाला और सीखने सिखाने की विषय सामग्री अथवा क्रिया। यह बात दूसरी है कि सिखाने वाला सीखने वालों के सामने पृथक रूप में उपस्थित रहता है या पर्दे के पीछे कार्य करता है। नंबर 2, व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती है, परंतु संकुचित अर्थ में यह केवल विद्यालयों में ही चलती है। हमें शिक्षा को उसके व्यापक रूप में ही लेना चाहिए। इस दृष्टि से यह एक अविरत प्रक्रिया है। नंबर 3, शिक्षा से उद्देश्य प्रक्रिया है। इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुख होते हैं। इस प्रकार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। नंबर 4, व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, परंतु संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री निश्चित पाठ्यचर्या तक सीमित होती है, पर दोनों अर्थों में यह व्यष्टि और समाज के विकास में सहायक होती है। नंबर 5, व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियाँ अति व्यापक होती हैं, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित प्राय होती हैं। नंबर 6, शिक्षा का स्वरूप
समाज के धर्म दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति आदि अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। नंबर 7, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी समाज के धर्म दर्शन, संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार से शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है। औपचारिक, निरौपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, इसके टॉपिक हैं औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का सापेक्षिक महत्व और लास्ट में विशेष। औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का सापेक्षिक महत्व वास्तविकता यह है कि व्यक्ति और समाज के विकास के लिए औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक तीनों प्रकार की शिक्षा का अपना अपना महत्व है। मनुष्य की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा से प्रारंभ होती है और अनौपचारिक शिक्षा से ही अंत होता है। बच्चे और प्रारंभ में जो संस्कार पढ़ते हैं वे बड़े स्थायी होते हैं और ये प्राय अनौपचारिक शिक्षा के परिणाम होते हैं। इसलिए इस शिक्षा को व्यक्ति के निर्माण की आधारशिला कहा जाता है। परंतु अनौपचारिक शिक्षा के लिए उचित पर्यावरण का विधान औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इनका महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औपचारिक शिक्षा के महत्व पर हम पर्याप्त विकास डाल चुके हैं। बिना उचित औपचारिक शिक्षा का विधान किए कोई समाज विशेषज्ञों, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा तकनीशियनों आदि का निर्माण नहीं कर सकता और इनके अभाव में वह उन्नति नहीं कर सकता। जो बच्चे औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं उन्हें शिक्षित करने के लिए करोड़ों की शिक्षित करने के लिए और शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को शिक्षा को निरंतरता प्रदान करने के लिए निरौपचारिक शिक्षा का विधान किया जाता है। जन शिक्षा के प्रसार में इस शिक्षा का अपना महत्व है। आज संसार के सभी प्रगतिशील देशों में यह औपचारिक शिक्षा के समांतर चल रही है। आज सभी शिक्षा विशेषज्ञ इन तीनों प्रकार की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं और इन्हें एक दूसरे का पूरक मानते हैं। विशेष कुछ विद्वान नॉन फॉर्मल एजुकेशन को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। हमारी सरकार ने भी उसे अनौपचारिक शिक्षा की संज्ञा दी है। कुछ विद्वान इसे गैर औपचारिक और कुछ औपचारिकेतर शिक्षा कहते हैं और चूंकि भारत सरकार ने इसे अनौपचारिक शिक्षा की संज्ञा दी है इसलिए कुछ विद्वान इनफॉर्मल एजुकेशन को औपचारिकेतर शिक्षा कहने लगे हैं। इससे भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। इस संदर्भ में हमारा प्रथम निवेदन यह है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व तक शिक्षा के दो ही रूप थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और इनको हम क्रमशः औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा कहते थे और ये शब्द इनके लिए रूढ़ हो चुके हैं। दूसरा निवेदन यह है कि अंग्रेजी शब्द इनफॉर्मल के लिए शुद्ध हिंदी शब्द अनौपचारिक ही है, तब नॉन फॉर्मल के लिए ही नए हिंदी शब्द का निर्माण अपेक्षित है। हमारी दृष्टि से इस गैर औपचारिक अथवा औपचारिकेतर की अपेक्षा निरौपचारिक कहना अधिक उपयुक्त है। भारत सरकार को भी अपनी भूल का सुधार करना चाहिए। जब तक भारत सरकार भूल सुधार नहीं करती तब तक हम अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ संदर्भवश समझे ये आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। आज लेसन 1 कंप्लीट। लेसन 1 के साथ फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।